स्वतंत्र होने के बाद हमने संसदीय लोकतंत्र का पथ अपनाया, जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम था। हमारे पूर्वजों ने, खासकर बिहार में वैशाली के लिच्छवियों ने लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ाया था और ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में लोकतांत्रिक शासन की कुछ संस्थाएं स्थापित की थीं। 26 जनवरी सन 1950 को हम भारत के लोग ने भारत को संप्रभुता संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणतंत्र बनाया। संविधान की उद्देशिका इसकी महती घोषणा करती है और तदनुसार 26 जनवरी को पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। यह घोषणा किसी हिंसात्मक राजनीतिक आंदोलन का परिणाम नहीं थी। यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे भारत में चलाए गए अहिंसात्मक आंदोलन का चरमोत्कर्ष थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसी कारण हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हुए गर्व का अनुभव करते हैं। खास बात यह है कि हमारा संविधान देश के जाने माने जन नेताओं से व्यापक परामर्श के बाद अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा गठित की गई, जिसमें उस समय के सभी जाने माने नेता सदस्य के रूप में सम्मिलित किए गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसमें अग्रणी भूमिका निभाते हुए धर्म, समुदाय, जाति और लिंग से ऊपर उठकर सबके लिए वयस्क मताधिकार सुनिश्चित किया और संविधान को इतना युक्तिसंगत बनाया कि आज के बदलते युग में भी यह लोकतंत्र का मार्गदर्शन कर रहा है। इसीलिए यह उचित भी है कि संसद के परिसर में और विभिन्न राज्यों के विधान मंडल के परिसरों में इनकी प्रतिमाएं सुशोभित हैं। भारतीय गणतंत्र की स्थापना हमारे इतिहास की अद्वितीय घटना है। हमारे पूर्वजों ने भारत को सभ्यता राज्य का स्वरूप दिया था और यही तत्व आज भी हमारा मार्गदर्शन करता है। प्रथमतः ऋग्वेद में और तदंतर श्रीमद् भगवद गीता में हम राष्ट्र शब्द का प्रयोग पाते हैं। पुराणों में भारतवर्ष का बार बार उल्लेख है। मनु संहिता में भी राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ है। भारत बहुत प्राचीन सभ्यता वाला देश रहा है। यहाँ पर कई स्वतंत्र और संप्रभु राज्य स्थापित हुए और कभी कभी तो लगभग पूरा देश ही एक संप्रभु के अधिकार में आ गया। 26 जनवरी सन 1950 को हमने अपने को संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। इसका तात्पर्य यह है कि हमारी सरकार जनता द्वारा चुनी गई जनता की सरकार है। शासन चलाने के लिए हमने संसदीय लोकतांत्रिक पद्धति का चयन किया है। भारत के लोग अपनी संप्रभुता का प्रयोग केंद्र में संसद और राज्यों में विधान सभाओं में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करते हैं। ये प्रतिनिधि वयस्क मताधिकार से निर्वाचित होते हैं। संविधान सभी नागरिकों को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, अपना प्रतिनिधि चुनने हेतु समान अधिकार प्रदान करता है। कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद इन्हीं प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होती है। संघ के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं और वे संघीय इकाइयों के प्रधान के रूप में राज्यपालों को नियुक्त करते हैं। किंतु राष्ट्रपति या राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते। तथापि संविधान राज्यपालों को कुछ विशेषाधिकार देता है, जिनका प्रयोग वह स्वविवेक से या अपने व्यक्तिगत दायित्व पर कर सकता है। शासन के इस रूप को संसदीय लोकतंत्र कहते हैं, जिसका आधार है नंबर 1 जनप्रतिनिधित्व, नंबर 2 उत्तरदायी सरकार और नंबर 3 केंद्र में संसद के प्रति और राज्यों में विधान मंडल के प्रति मंत्रिमंडल का जिम्मेदार होना। प्रत्येक 5 वर्ष में संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए प्रतिनिधि का निर्वाचन वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक मत के आधार पर होता है। इसका निहितार्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक यह अनुभव करे कि यह देश उसका है। विगत वर्षों में एक नागरिक के रूप में हमने सिद्ध किया है कि संसदीय लोकतंत्र में हमारी गहरी आस्था है। हमारे संविधान का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष इसका संघीय चरित्र है। हालांकि भारतीय संघ को भी काफी अधिकार दिए गए हैं। पहला ही अनुच्छेद घोषित करता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। यह संघीय प्रणाली सन 1950 से कार्यरत है और इसके लिए हमारी राजनीतिक अर्थव्यवस्था को धन्यवाद देना चाहिए, जिसके तहत पिछले वर्षों की ऊंची विकास दर ने पिछड़े राज्यों और गरीब लोगों पर विशेष ध्यान देना शुरू किया है।
26 जनवरी सन 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। उन्होंने एक तरह से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, से राष्ट्राध्यक्ष का पद संभाला। गणतंत्र के संस्थापक नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय राज्य के लिए एक शक्तिशाली विधायिका, एक उत्तरदायी कार्यपालिका, एक स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वतंत्र प्रेस के रूप में मजबूत संरचनाओं की स्थापना की। संविधान ने भारतीय महालेखा परीक्षक, भारतीय निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और सिविल सेवा की व्यवस्था की, जिससे ये संस्थाएं स्वतंत्र रूप से प्रजातांत्रिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली को सार्थकता प्रदान कर सके। जय हिंद, जय भारत।